बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि जो सी क्लैन है वो डिसअपियर हो चुका है। इसके बाद 3 गॉड क्लैंस के क्लैंस भी फॉर्म होगा और एंड में हम देख रहे होंगे अपने जियावियन और यूनर को जो कि अपने रिट्रीट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ आप लोगों को बता देता हूँ नोवेल की स्टोरी के हिसाब से जो मनवा इमेजेस है ना वो थोड़ी कम पड़ रही है, इस वजह से मैंने मल्टीपल टाइम यूज कर रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। और हाँ, वीडियो को लाइक और हाइप वगैरह भी कर दिया करो यार, जिससे कि तुम्हारे भाई की वीडियो की भी थोड़ी रीच बढ़ जाए। तो चलो यार ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो की स्टार्टिंग में मुझे पर्पल गोल्डन क्लस्टर जैसे एग को देखते हैं, जिसके अंदर अभी अपने जियावियन और यूनर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही एग फॉर्म होता है तो तुरंत ही जियावियन और यूनर के जो ओरे होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। जिसके बाद फाइनली ये जो मैग्मा वर्ल्ड था एकदम लाइफलेस हो गया था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेंट्रल प्लेन को अभी डिमोनिक फ्लेम को अपीयर हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। और भले ही 1 साल गुजर चुका हो लेकिन डिमोनिक फ्लेम की कहानी अभी भी डिस्कस की जाती है। और भले ही 1 साल का समय ना ज्यादा लंबा होता है और ना ज्यादा छोटा, लेकिन इस 1 साल के अंदर सेंट्रल प्लेन के अंदर काफी कुछ हो गया है। क्योंकि जैसे उस डिमोनिक फ्लेम रियलम के दरवाजे बंद हुए थे तो तुरंत ही हॉल ऑफ सोल अपने मेन नोल की डिस्ट्रक्शन की वजह से तुरंत ही स्काई मैंशन लाइंस के ऊपर रिवेंज शुरू कर देता है। इसी वजह से हॉल ऑफ सोल ने स्काई मैंशन लाइंस की एक्टियाई सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन भले ही हॉल ऑफ सोल कैसे भी अटैक क्यों ना कर रहा हो, मगर जो स्काई मैंशन लाइंस होती है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती और उसने अपने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके तुरंत ही खतरनाक लेवल का रिटेलिएशन अटैक करना शुरू कर दिया था। और इस 1 साल के दौरान ये दोनों बड़े बड़े फैक्शन आग और पानी की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और भले ही इन फाइट के वजह से दोनों फैक्शन को नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी फाइनल वॉर की शुरुआत नहीं होती। और अभी के जो स्काई मैंशन लाइंस है वो पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जिया और एंसेस्टर ज़ियाओचेन जैसे एक्सपर्ट होने के बाद तो अभी हॉल ऑफ सोल के चीफ की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्काई मैंशन लाइंस के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर सके। और ऊपर से पिल टावर के वो मिस्ट्रियस एंसेस्टर भले ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर ना रह रही हो, लेकिन तब भी उन्होंने मास्टर यावलो को एक रास्ता बताया होता है जिससे कि वो उन्हें कांटेक्ट कर सके। और जब अलायंस के अंदर इस लेवल का अल्टीमेट एक्सपर्ट मौजूद हो तो फिर हॉल ऑफ सोल की भी इतनी औकात नहीं होती कि वो स्काई मैंशन लाइंस को पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर सके। यार भले ही इन सभी रीजंस की वजह से स्काई मैंशन लाइंस और हॉल ऑफ सोल के बीच बिग स्केल वॉर चल रहा हो, लेकिन तब भी स्काई मैंशन लाइंस डिसएडवांटेज में नहीं आती, बल्कि वो धीरे धीरे करके और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। और इसी वजह से स्काई मैंशन लाइंस की रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन के अंदर एकदम पीक पे पहुंच जाती है। और इससे पहले भी कई पावरफुल फैक्शंस क्रिएट हुए हैं, लेकिन वो हॉल ऑफ सोल के सामने इस रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाए। और इस स्काई मैंशन लाइंस ने जाने अनजाने में कई लोगों की मदद भी की थी, क्योंकि कई सालों से जब सेंट्रल प्लेन के अंदर ये हॉल ऑफ सोल ओवरलॉर्ड बना हुआ था उसकी ओवरलॉर्ड की पोजीशन स्काई मैंशन लाइंस के पास आ चुकी है। और इस टाइम के दौरान जो हुन क्लैन होता है वो हॉल ऑफ सोल की कुछ खास मदद नहीं करता। और भले ही हुन क्लैन ने कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा हो, लेकिन ये हॉल ऑफ सोल की कुछ खास मदद नहीं कर पाते। और उन क्लैन के ऐसे एक्शंस को देख के मास्टर यावलो और बाकी सभी लोग ऐसे लगता है कि ये सब उस एंशिएंट क्लैन के एग्रीमेंट की वजह से है। और भले ही स्काई मैंशन लाइंस और हॉल ऑफ सोल के बीच अभी वॉर चल रहा हो, लेकिन तब भी मास्टर यावलो और बाकी सभी लोग उस पीराफेंग डिमोन और फ्लेम की डिसेंट होने वाली जगह को नहीं बोलते। और इसी वजह से इनका ध्यान लगातार उस जगह के ऊपर बना रहता है। लेकिन जब हर बार ये चेक किया करते थे तो इनके हाथों में सिर्फ निराशा ही आती है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर उस जगह पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। और अगर अभी जिया के हाथ में वो ड्रैगन सील मौजूद ना होती तो फिर सभी को ऐसा ही लगता है जियावियन और यूनर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। और इसी वजह से इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, ये अपना सारा ध्यान हॉल ऑफ सोल के साथ वॉर के ऊपर लगाते हैं। यार जब सेंट्रल प्लेन के अंदर सभी का ध्यान स्काई मैंशन लाइंस और हॉल ऑफ सोल की बैटल के ऊपर होता है तो फिर न जाने कहां से पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक और शॉकिंग न्यूज फैलती है। और ये न्यूज होती है कि जो ऑटो एंशिएंट क्लैंस में से सी क्लैन है वो कुछ ली क्लैन की तरह ही मिस्टीरियस तरीके से इस कॉन्टिनेंट से गायब हो चुका है। और इस न्यूज के फैलते ही जो पूरा सेंट्रल प्लेन होता है वो एकदम क्योस में जा चुका था, क्योंकि सी क्लैन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक था। और भले ये गो और हुन क्लैन जितना पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी 8 एंशिएंट क्लैंस में से किसी एक क्लैन से भी नॉर्मल पावर कंपेयर नहीं कर सकती। हालांकि सी क्लैन अपनी प्रोफाइल को काफी लो रखता था, लेकिन इनके शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर इनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिर इनकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो उससे काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर बात करें डिसअपियर हो चुके लिंक क्लैन की तो ये लोग उससे तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही थे, क्योंकि सी क्लैन के अंदर भी कुछ ऐसे पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी फाउंडेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ये एंशिएंट क्लैन जो कैसे पावरफुल फाउंडेशन को पोजेस करता था ये एक रात के अंदर से मिस्टेरियस तरीके से गायब हो चुका है। और इस क्लैन की डिसअपियरेंस के बारे में सोचते ही अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सी क्लैन की जो डिसअपियरेंस होती है वो एकदम लिंक क्लैन जैसी थी, क्योंकि इन दोनों के डिसअपियर होने से पहले इन दोनों के जो रियलम थे वो एकदम बंद हो गए थे। और इसी वजह से जब इनके रियलम दोबारा से खुलते हैं तो इनके लाखों सिटीजन और डिसेंडेंट्स वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और जब अलग अलग फैक्शन के लोग सी क्लैन के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें सी क्लैन का रियलम एकदम लाइफलेस दिखाई देता है। और इस चीज की वजह से सभी के मन में एकदम चिल फैल जाती है, जो कि रातों रात सी क्लैन के लाखों लोगों को ऐसे डिसअपियर कर चुके। और इन लाखों लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सी क्लैन के एकदम बाप लेवल के एक्सपर्ट थे। और अगर इनमें से कोई एक एक्सपर्ट अपने पैर को भी सेंट्रल प्लेन के अंदर रख देता है तो पर सेंट्रल प्लेन ही कांप जाएगा। लेकिन इसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट होने के बाद भी सी क्लैन का इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका था। और ये सी क्लैन के डिसअपियर होने वाली न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर किसी तूफान की तरह फैलती है। और ऐसी खबर को सुनकर सारे फैक्शन एकदम शौक में जा चुके थे। और इन लोगों में से कुछ ऐसे लोग जिनके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प होते हैं वो सेंस कर पा रहे थे कि कुछ तो फिजी है। और इन सारे एंशिएंट क्लैंस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि
इनकी जो इनहेरिटेंस है वो कई हजारों सालों से चलती आ रही है, लेकिन सिर्फ 10 साल से भी कम टाइम के अंदर से 2 क्लैन गायब हो चुके हैं। और अगर ये चीज सिर्फ एक बार हुई होती तो लोग इसे इग्नोर भी कर देते, लेकिन यही सेम चीज दोबारा होना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता। और ऊपर से दोनों एंशिएंट क्लैन गायब हुए थे एकदम सेम तरीके से डिसअपीयर हुए हैं। और इसी वजह से कई लोग समझ जाते हैं कि ली और सी क्लैन के डिसअपीयरेंस के पीछे कोई एक ही इंसान या फिर कोई एक ही पावरफुल फैक्शन है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि जो सिचुएशन थी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और सभी लोग को अच्छे से पता होता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे पावरफुल फैक्शन है जो कि एंशिएंट ली और एंशिएंट सी क्लैन को इस तरह से एक रात के अंदर डिसअपीयर कर सके। और ये दोनों पावरफुल फैक्शन होते हैं गो क्लैन और हुन क्लैन। और इसी वजह से सभी की सबसे बड़ी आंखें इन दोनों क्लैन के ऊपर ही जाती है। और जैसे कि हुन क्लैन का कैरेक्टर है तो वो बस यही कहते हैं जी हमारा घंटा दे किसी को एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये सेम चीज गो क्लैन के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि अपने ऊपर उठते हुए इतनी सारी शक की नजरों को देख के जो गो क्लैन होते हैं उसे काफी हेडेक होने लगता है। क्योंकि हन क्लैन को छोड़ के बाकी एंशिएंट क्लैन और गो क्लैन के बीच में संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन लिंक क्लैन और सी क्लैन के डिसअपीयरेंस के बाद ये जो संबंध है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। और इसी वजह से बचे हुए एंशिएंट क्लैन गो क्लैन के ऊपर शक करने के साथ साथ वो उससे डरने भी लगे थे। और इसी वजह से इन सभी के बीच में जो रेगुलर बातचीत हुआ करती थी वो भी पूरी तरह से रुक चुकी थी। और भले इन सभी लोगों के शक की वजह से अभी गो क्लैन का सर चकरा रहा हो, लेकिन ऐसे इंसिडेंट की वजह से वो लोग भी काफी अलर्ट हो चुके थे। और अभी चीजें जिस तरह से जा रही है वो गो क्लैन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो भी पावरफुल फैक्शन इन सभी चीजों के पीछे है उसके स्कीम का एक पार्ट गो क्लैन भी है, और वो ये काम जानबूझ के कर रहा है। और गो क्लैन के जो पावरफुल एक्सपर्ट होते हैं वो भी सच में नहीं समझ पाते अगर इस सब के पीछे हुन क्लैन है तो फिर उसके पास आखिरकार ऐसी फ्राइटनिंग लेवल की स्ट्रेंथ आई कहां से। और इसने सी क्लैन और लिंक क्लैन को इस तरह से डिसअपीयर किया है, बाकी के एंशिएंट क्लैन्स में से किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। और अगर अल्टरनेटिव की बात की जाए तो फिर हो सकता है कि सेंट्रल प्लेन के अंदर एक ऐसा पावरफुल फैक्शन छुपा हुआ हो जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। खैर अभी गो क्लैन कुछ भी गैस क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अभी उनके पास कोई सबूत नहीं होता जिससे कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। और भले इस वजह से लोग उनके ऊपर शक कर रहे हो और उनसे डर भी क्यों न रहे हो, लेकिन फिर भी वो शांति रहते हैं। और जब गो क्लैन और हुन क्लैन इस मामले के ऊपर अपनी शांति बनाकर रखते हैं तो फिर बचे हुए 3 एंशिएंट क्लैन जो कि याओ क्लैन, यान क्लैन और लिन क्लैन होते हैं, उन्होंने सी क्लैन के डिसअपीयरेंस के 1 महीने बाद अपनी अलायंस के बारे में अनाउंस किया था। और इस अलायंस का नाम होता है 3 ग्रैंड अलायंस, जो कि 3 गॉड क्लैन के बीच में फॉर्म हुई थी। और इस अलायंस के फॉर्म होने के बाद बाकी के फैक्शंस के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि एंशिएंट टाइम से भी ये पहली बार जब 3 एंशिएंट क्लैन्स मिलकर एक अलायंस को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारे एंशिएंट क्लैन काफी कॉम्पिटिटिव और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। और इसी वजह से इन तीनों ही क्लैन्स के लिए सारी चीजों को बोल के इस अलायंस को फॉर्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। लेकिन इस अनजाने खतरे की वजह से इन तीनों क्लैन्स को ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि इन तीनों क्लैन में से कोई भी अगला सी क्लैन या फिर लिंक क्लैन नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस बिना किसी को भनक लगे हुए सी क्लैन और लिंक क्लैन को डिसअपीयर कर पाया है। और कहीं अगर उसकी नजर इन तीनों क्लैन में से किसी क्लैन के ऊपर पड़ जाती है तो फिर ये लोग भी उस पावरफुल एग्जिस्टेंस को नहीं रोक पाएंगे। और इसी वजह से अपने क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी के पास अलायंस को फॉर्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। और सेंट्रल प्लेन के जो बाकी के फैक्शंस होते हैं वो तब जाके शांत होते हैं जब ये 3 ग्रेट क्लैन अलायंस अपनी आर्मी को सेंट्रल प्लेन के ऊपर लॉन्च नहीं करती, बल्कि ये तीनों ही क्लैन अभी अपने रियलम के अंदर एक स्पेशल टनल को बना रहे होते हैं। और अगर तीनों में से किसी एक क्लैन के ऊपर भी हमला होता है तो फिर बाकी के बचे हुए 2 क्लैन स्पेशल टनल के थ्रू उसकी मदद कर पाएंगे। और अगर इन तीनों फैक्शंस के बीच स्पेशल टनल क्रिएट हो जाती है तो फिर इससे ये तीनों फैक्शंस अपने आप को काफी मजबूत फील करेंगे। और अलायंस को फॉर्म करने के बाद ये तीनों क्लैन भी काफी रिलैक्स फील करते हैं, जिसके बाद ये अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भेजते हैं। और इन एक्सपर्ट्स का काम होता है लगातार सी क्लैन के अंदर एंट्री करके एविडेंस को ढूंढना, इससे कि रियल कल्प्रिट के बारे में पता लगाया जा सके। यार सेंट्रल प्लेन के अंदर इंटरेस्टिंग चीजों की कमी नहीं होती, इस वजह से कोई भी टॉपिक यहाँ पे लंबे टाइम तक नहीं चलता। और भले सी क्लैन के डिसअपीयरेंस और तीनों एंशिएंट क्लैन के द्वारा बनाई गई अलायंस काफी बड़ी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 महीनों के बाद लोग बाग इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। और ऊपर से एंशिएंट क्लैन्स के डिसअपीयरेंस के पीछे जो पावरफुल एग्जिस्टेंस होता है उसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि वो भी दुनिया से गायब हो चुका हो। और इसी वजह से भी सभी लोग थोड़ा रिलीफ फील करने लगे थे। और कुछ समय तक शोक में रहने के बाद जो स्काई मेंशन अलायंस होती है वो थोड़ी शांत हो चुकी थी, लेकिन स्काई मेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो लगातार चलता रहता है। और अभी इन दोनों फैक्शंस के बीच एकदम 36 का आंकड़ा बन चुका था। अगर होल ऑफ सोल स्काई मेंशन अलायंस की सिटीज के ऊपर हमला करता था तो फिर जो स्काई मेंशन अलायंस होती है वो होल ऑफ सोल के ब्रांच होल को ही तबाह कर दिया करती थी। और इसी वजह से जो फाइट होती है लगातार चलती रहती है। उस फाइट की वजह से स्काई मेंशन अलायंस से काफी फायदा होता है, क्योंकि वो इस वॉर का फायदा उठा के और भी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते जा रहे थे। और इस वॉर की वजह से सिर्फ अलायंस की स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी है, बल्कि अभी कई छोटे छोटे पावरफुल फैक्शंस भी अलायंस के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, जिन्हें की होल ऑफ सोल ने दबा के रखा था। और इसी वजह से इस वॉर के 1.5 साल के समय में स्काई मेंशन अलायंस का साइज इस वॉर के शुरू होने से पहले के साइज से काफी बढ़ चुका था। यानी कि जो स्काई मेंशन अलायंस होती है वो लगातार एक्सपेंड हो रही थी। और अभी स्काई मेंशन अलायंस के पास भी इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि वो होल ऑफ सोल से बिल्कुल भी कम नहीं होते। और इस बैटल के दौरान इकट्ठा हुई स्ट्रेंथ अलायंस को और भी मजबूत बनाती है। और भले ही अलायंस की स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ती जा रही हो, लेकिन फिर भी एक चिंता मास्टर यावलो की टोली का पीछे नहीं छोड़ती। और ये चिंता ज़ियाविन के अलावा और किसकी हो सकती है। और अब ज़ियाविन को डिमोनिक फ्लेम के अंदर गए हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं। और इस 1.5 साल के दौरान मास्टर यावलो और बाकी किसी को भी ज़ियाविन से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं मिली। और इस चीज की वजह से भी कई लोगों के दिल एकदम चिंता से भर चुके थे। और भले ही सभी की नजरों में मास्टर यावलो स्काई मेंशन अलायंस के चीफ हो,
लेकिन सबका जो मेंटल सपोर्ट होता है वो अपना ठरकी जियावियान ही होता है। और इसी वजह से इन सभी लोगों को ऐसा लगता था कि जब तक जियावियान इन्हें सपोर्ट कर रहा है तब तक इसका इमेजिनेशन इसके कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन भले ये लोग कितनी भी चिंता क्यों ना फील कर रहे हो, लेकिन जो रियलिटी होती है वो काफी क्रूवल होती है, क्योंकि वो डिमोनिक फ्लेम वाली जगह कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाती और जो समय होता है वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। और इसी वजह से जब डिमोनिक फ्लेम विलम को बंद हुए 2 साल गुजर चुके थे तो फिर बाकी के मेंबर्स के मन में जो उम्मीद की किरण होती है वो भी काफी डिम हो चुकी थी। और इस सिचुएशन का तो मास्टर याओ की टोली भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो होल ऑफ सोल के ऊपर अटैक बंद करके अपने डिफेंसेस को और भी पावरफुल कर लेते हैं। जब इतने लंबे टाइम के बैटल की वजह से इसका इमेजिनेशन एकदम बदल चुकी थी तो वो डिमोनिक फ्लेम विलम जो कि पिछले 2 सालों से एकदम शांत रहा था उसमें आज के दिन एक एक्टिविटी होती है। लेकिन आज का भी जो डिमोनिक फ्लेम विलम था वो एकदम हॉट रहा था और अभी आसमान में वो बड़ा सा क्रिस्टल एग फ्लोट कर रहा होता है। और अभी जो क्रिस्टल एग होता है ये काफी खतरनाक तरीके से चमक रहा होता है। और अभी पूरे डिमोनिक फ्लेम विलम के अंदर साइलेंस फैला हुआ था, लेकिन ये जो साइलेंस होता है थोड़े टाइम के लिए चलता है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ही पूरे विलम के अंदर एक क्रैक की आवाज गूंजती है। और अगर कोई ध्यान से उस क्रिस्टल एग को देगा तो अभी उसे दिखाई देगा कि उसकी सरफेस पे क्रैक बन चुका है। जैसे इस क्रिस्टल एग के ऊपर ये पहला क्रैक अपीयर हुआ था, धीरे धीरे करके इस पूरे अंडे के ऊपर और भी क्रैक्स आने लगते हैं और एंड में जाके इस क्रिस्टल एग का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्रैक होकर नीचे गिर जाता है। और जब ये बड़ा सा एक क्रैक हुआ था तो तुरंत एक गोल्डन और एक पर्पल फायर प्ले ऊपर की तरफ शूट हो जाते हैं और तभी एक बैंग साउंड के साथ जो गोल्डन और पर्पल एनर्जी होती है पूरे आसमान में फैल जाती है। और तभी ये जो फायर प्लेयर ऊपर की तरफ शूट हुआ था इसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है और जब इस हाथ के साथ ये पूरा बंदा फायर प्लेयर के अंदर से बाहर आता है तो पता चलता है कि ये तो अपना ठरकी जियावियान है। और जब जियावियान खतरनाक तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से ऐसे साउंड बाहर आते हैं जैसे कि आसमान में बादल गरज रहे हो। और अभी इस फायर प्लेयर के अंदर से बाहर आने वाले जियावियान की बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं होता और अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद जियावियान कहता है कि फाइनली मैं रिट्रीट से बाहर आ चुका हूँ। और अभी जियावियान जो कि डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन करते टाइम टकला हो चुका था उसके बाद उसके कंधे तक बह रहे थे और इसकी वजह से जियावियान की जो अपीयरेंस होती है वो काफी हैंडसम लग रही थी। और अगर अभी जियावियान की आंखों को ध्यान से देखा जाए तो फिर उसकी आंखों के अंदर अभी 2 छोटे छोटे फायर लोटस मौजूद थे और जैसे ये लोटस रोटेट होते हैं तो इनके अंदर से एक मिस्टीरियस सक्शन फोर्स क्रिएट होती है और इस सक्शन फोर्स को देख कैसा लगता है जैसे कि किसी की सोल को भी खींच सकते हैं। खैर अभी जियावियान इस फायर पिलर से बाहर आया था तब भी एक प्यारी सी आवाज जो कि एम्बैरेसमेंट से भरी हुई थी वो जियावियान के कानों में एंटर करती है। वो आवाज कहती है कि बिग ब्रदर जियावियान आप अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो। और इस आवाज को सुनकर तुरंत जियावियान पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे कि अभी यूनर मौजूद थी और अभी उसकी भी बड़े बड़े बार किसी झरने की तरफ उसकी कमर तक बह रहे होते हैं। और भले यूनर काफी लंबे टाइम तक स्लम्बर स्टेट में रही हो लेकिन फिर भी अभी यूनर के ब्यूटीफुल चेहरे में एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस आ चुकी थी। और अगर इसके साथ उसके चेहरे पे मौजूद वो एम्बैरेसमेंट से भरे एक्सपीरियंस को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर एक बार देखने पे जो जियावियान होता है वो यूनर में खो जाता है। यार तभी जियावियान जिसने कभी भी कपड़े नहीं पहने होते वो धीरे धीरे करके खाली आसमान में आगे तरफ बढ़ने लगता है। जियावियान अपने सर को खुजाते हुए यूनर को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ सच में काफी ब्यूटीफुल है। अबे भाई क्या आरामी बंदा है, 2 साल तक नंगा रहने के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद अभी भी इसके कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा है। यार तभी जियावियान अपने सर को उठा के आसमान को देखते हैं जहाँ पे कि चारों तरफ फिल्म फैली हुई थी। जियावियान कहता है कि मेरे रिट्रीट में गए हुए काफी लंबा टाइम गुजर चुका होगा और भले यहाँ का एटमोस्फेयर अभी भी पहले जैसे ही लग रहा है लेकिन वो डिफरेंस को सेंस कर पा रहा था। ये सुन के यूनर अपने सर को हिलाती क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है और अगर इनके पास इतना टाइम नहीं होता तो फिर ऐसे दोनों के साथ काम करने के बाद भी इस फ्लेम को रिफाइन नहीं कर पाते। खैर तभी जो यूनर होती है उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, वो अपनी आंखों को रोल करते हुए कहती है बिग ब्रदर जियावियान अभी तो आप काफी पावरफुल हो चुके होंगे। ये सुन के जियावियान मुस्कुराते हुए कहता है कि जब मेरी मुलाकात अगली बार उस होल ऑफ सोल के चीफ से होगी तो फिर मेरे लिए उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी जियावियान की इस आवाज में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भरा हुआ था और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने से जो बेनिफिट्स उसे हुए हैं उसे सच में नॉर्मल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अभी जियावियान के सेंसेस जो उसे बता रहे होते हैं उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ 2 के 5 स्टार पहुंच चुकी होगी। और आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस रिट्रीट से पहले जियावियान का जो पावर लेवल था वो 2 स्टार 2 लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पे था, यानी कि अब डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन करने के बाद जियावियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार से बढ़ चुकी है। और अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ावा सेंस करके जो जियावियान होते हैं वो भी इसके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा होता और क्योंकि वो खुद एक दोशिंग क्लास का एक्सपर्ट है तो उसे अच्छे से पता होता है दोशिंग क्लास में हर एक स्टार को बढ़ाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो फिर किसी भी दोशिंग को अपनी स्ट्रेंथ को 1 स्टार से बढ़ाने में 10 साल लग जाएंगे, लेकिन इस बार जियावियान ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का यूज किया है। और इस पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी दोशिंग के 3 स्टार को बढ़ा सके ऐसी एबिलिटी तो सिर्फ इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास ही हो सकती है। खैर जियावियान के इन शब्दों को सुनकर जो यूनर होती है वो कहती है कि जब कोई इंसान टॉप पे पहुंचता है तो अपने साथ के लोगों को भी टॉप पे ले जाता है और इसी वजह से इस बार बिग ब्रदर जियावियान की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करते टाइम वो जो बची हुई एनर्जी रह गई थी वो यूनर की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी और इसी वजह से उसके लिए भी रिट्रीट काफी बेनिफिशियल साबित हुई है। और भले ही अभी यूनर दोशिंग क्लास के 5 स्टार पे ब्रेक थ्रू ना कर पाई हो लेकिन उसकी स्ट्रेंथ दोशिंग क्लास के 2 स्टार के इनिशियल लेवल से सीधा 4 स्टार दोशिंग के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। और ऐसा कहा जा सकता है कि इस रिट्रीट में जाने के बाद इन दोनों को जो फायदे हुए उसे देख के तो कई लोग जेलसी से ही मर जाएंगे। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना टर्किश जियावियान और यूनर है वो सक्सेसफुली एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। लेकिन जैसा नेचर का रूल है कि बच्चा हमेशा फीमेल की बॉडी से बाहर
बाहर आता है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा बाहर आएगा जियाविन की बॉडी से। वेल मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ वो तभी तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और अगर समझ आ चुका है तो कमेंट में जोर से बताना, और हो सके तो यार वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जोर से कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।